नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और अगला 1 घंटा जो है पावर पैक्ड शो रहने वाला है, क्योंकि कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता, जिनसे हम करेंगे विस्तार से बात। और खास तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई, उस पर डालेंगे नजर। और अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना। सुप्रभात शहला। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे अगले 1 घंटे। नया सवेरा का शो पावर पैक्ड रहने वाले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की दूसरे चरण की 26 सीटों का रण जो है वो शुरू हो चुका है और कई हाई प्रोफाइल सीट है, बताएंगे आपको इस 1 घंटे में। साथ ही साथ अगर हरियाणा के प्रचार की बात करें तो वहां पर भी पीएम आज धार देने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार को। और साल के अंत में होने वाला है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो श्रीलंका में जिस तरीके से संसद भंग कर दी गई है और चुनाव होने हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और तमाम खेल और कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान जारी। उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। तीसरे और अंतिम चरण के प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार। हरियाणा में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत के गोहाना में करेंगे विशाल जनसभा। नितिन गडकरी भी राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतरेंगी रण में। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्यमियों के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का ग्रेटर नोएडा में करेंगे शुभारंभ। 70 देशों के 350 उद्यमी होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में दीनदयाल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हेल्थ चेकअप कैंप की करेंगे शुरुआत। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही अनुराग कुमारा दिसनायके ने संसद की भंग। 14 नवंबर को होंगे संसदीय चुनाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगी लेबनान पर आपातकालीन बैठक। विश्व नेताओं ने शांति की अपील के साथ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष पर जताई चिंता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नया सवेरा में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव तो जनादेश में शुरुआत करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां आज दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 7 बजे तक ये चालू रहेगा। और आपको बता दें कि 239 उम्मीदवार इस समय चुनावी रण में हैं और अगर किस्मत जो आजमा रहे हैं उसमें उमर अब्दुल्ला के साथ कई बड़ी हाई प्रोफाइल नाम है जो इस बार इस चुनावी रण में है। शैला, बिल्कुल। और देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे चुनती है। जनता
का आज जो है हम देख रहे हैं सुबह से ही जिस तरह से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें हैं मतदाताओं की, और लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपना योगदान देने के लिए मतदाता घरों से निकल पड़े हैं। मतदान केंद्रों पर लाइनों में कतारों में खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या स्थिति है और किस प्रकार से मतदान का ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ रहा है। धीरज हमारे साथ रियासी से जुड़े हैं और वहीं हमारे साथ रमा त्यागी श्रीनगर से। कई संवाददाता हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, किस तरह से लोग निकल रहे हैं बाहर और किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल शैला, आपने ठीक कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें और सभी से अपील की है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बने। और आपको बता दें कि लगातार आप अगर 1 घंटे के मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है शैला। और हमने पहले चरण का मतदान भी देखा था, करीब 61.38% मतदान प्रतिशत रहा था। तो लोगों का इस बार मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा है। ये दर्शा रहा है कि लोकतंत्र में सक्रियता किस तरीके से जम्मू कश्मीर के निवासी चाहते हैं। और शहला कहीं ना कहीं 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और चुनाव आयोग की बात करें तो उसने भी बहुत अच्छी तैयारी की हुई है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हो, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और मतदान केंद्रों पर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का ये महापर्व जारी है, शुरुआत हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, लोग इच्छुक हैं अपना नेता चुनने के लिए। और आपको बता दें कि 26 विधानसभा सीटें हैं और ये 6 जिलों की हैं। और ये जो 6 जिले हैं वो सेंट्रल कश्मीर की 3 जिले हैं और जम्मू के 3 जिले हैं, जिसमें राजौरी, पुंछ ये मेजर हॉट सीट्स मानी जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। गांदरबल जो है उसमें उनकी प्रतिष्ठा जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि गांदरबल से उन्होंने जब चुनाव प्रचार किया था तो टोपी उतार के उन्होंने जनता से अपील की थी कि वो उनको वोट दें। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहाँ पल पल की जानकारी हमें हर रोज तो दे ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है। धीरज जुड़ चुके हैं रियासी से, वहीं रमा जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। धीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, रियासी में किस तरीके का चुनावी माहौल जो है वो नजर आ रहा है, साथ ही साथ अगर 1 घंटे की बात करें क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, कैसी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से कर रखी हैं और लोगों का उत्साह कितना नजर आ रहा है? देखिए, सुबह सुबह अभी मैं जो माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र है जो कि कटरा कहलाता है, कटरा के एक पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं और हमारे पीछे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो सुबह के 8 बजे मतदान केंद्रों पर किस तरीके से क्या महिला और क्या पुरुषों की जो लंबी लंबी कतारें अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे लंबी कतारें हो गई है। और सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन है और दोनों पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके से जो लंबी लंबी कतारें, लोग अपने बारी का इंतजार करने के लिए लंबी लंबी कतारों के जरिए मतदान केंद्रों पर पहुँचे हैं। और ये जो दृश्य है, ये जो लोगों की जो कतारें हैं, ये दर्शाती है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने यहाँ की जमहूरियत में, यहाँ के लोकतंत्र में आस्था दिखाई है। और पहले से कहा जाता था कि जो जम्मू कश्मीर में अगर 10 से 12% जो मतदान होता था तो 10 से 12% मतदान में लोग जश्न मनाते थे। लेकिन अभी का दृश्य देखिए, ये देखने लायक है कि कैसे यहाँ के लोगों ने जमहूरियत में जो
अपनी आस्था को जो दिखाया है और इस जश्न में कैसे लोग शरीक हो रहे हैं। हमारे पीछे लोगों की लंबी लंबी कतारें, और हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि आपको बिल्कुल जो दूसरी तरफ हमारा जो माता वैष्णो देवी का जो दरबार है बिल्कुल हमारे सामने है, और उस दरबार के नीचे कटरा में जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। तो जो अपने चुनाव की तैयारियों की बात की तो मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो भरपूर तैयारी की गई थी इस चुनाव को कराने के लिए, जो कंट्रोल रूम के जरिए जो सभी जो मतदान केंद्र हैं सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए नज़र रखी जा रही थी कि कैसे वहां तक लोग पहुंचे, जो मतदान कराने वाले अधिकारी हैं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, भयमुक्त चुनाव हो, किसी तरीके की कोई छुटपुट घटना नहीं हो। चुनाव कराने के लिए बिल्कुल जबरदस्त तैयारियां हैं और जो मतदाता हैं उनमें भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। रमा भी हमारे साथ बनी हुई है, वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी हैं जो कि जम्मू से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आपके ही पास आना चाहूंगी, किस प्रकार ये जिस तरह से सुबह से ही हम देख रहे हैं लंबी कतारें नजर आ रही हैं, मतदाताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, आप जम्मू में मौजूद हैं, जम्मू में किस प्रकार का उत्साह लोगों के भीतर? देखिए सहला, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मतदान को लेके एक खासा उत्साह देखा जा सकता है, और खासकर अगर देखें जम्मू में, तो मैं जिस मतदान केंद्र पे हूं इसकी एक खासी विशेषता है। दरअसल जम्मू के मैं मुट्ठी इलाके के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूं, और इस तरह के पूरे जम्मू में 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और ये वो मतदान केंद्र हैं जहां पर जो माइग्रेट लोग हैं, जो विस्थापित कश्मीरी हैं, जो जम्मू में रहते हैं, उनको चुनाव आयोग ने विशेष फैसिलिटी दी है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अपने जम्मू में रह के ही कर सकते हैं। तो ऐसे 19 मतदान केंद्र हैं जहां पर 14,700 से ज्यादा जो कश्मीरी प्रवासी हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्रवासी हैं जहां पर आज मतदान है। यानी कि श्रीनगर के जो 3 जिले हैं ये वहां के रहने वाले लोग हैं जिनको आज के फेज में मताधिकार करने का प्रयोग करने का उनको मौका मिला है। और इस तरह से अगर बात करें पूरे देश में एक बड़ी चुनाव आयोग की पहल के तौर पे देखा जा सकता है। भारत सरकार ने जिस तरह से लगातार चुनावों में सहभागिता को लेके कैंपेन चलाया, और चुनाव आयोग ने खासे तौर पे अगर बात करें राज्य जम्मू कश्मीर में तो बड़े लेवल पे कैंपेन किए, और पूरे देश में 15,500 से ज्यादा जो कश्मीरी प्रवासी हैं वो रहते हैं, जिसके लिए 19 तो जम्मू में है, इसके अलावा जो दिल्ली और कठुआ और उधमनगर वहां पे भी इस तरह के विशेष जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जो मुट्ठी का जो इलाका है, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जगती कैंप है जो रिफ्यूजी कैंप है, और जो मुट्ठी रिफ्यूजी कैंप है, तो उसके करीब में यानी कि ऐसे 19 जो केंद्र बनाए गए हैं मतदान केंद्र, वो उन लोगों के लिए हैं जो कश्मीर में रहते हैं और कश्मीर के रहने वाले हैं, वो प्रवासी हो गए थे 1990 में और इस समय जम्मू में है, वो अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने एक विशेष तौर पे जो यहाँ माइग्रेंट लोगों के लिए एक राहत और पुनर्वास आयोग है, उन्होंने बाकायदा लोगों के घर पे जाकर और लोगों से मतदान करने की अपील की। और जो ये प्रवासी जो कश्मीरी हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रवासी कश्मीरियों में भी एक उत्साह है। मेरी काफी सारे प्रवासी कश्मीरियों से बात हुई, उनका कहना है कि हम उस सरकार को चुनेंगे, हम जो जमहूरियत के उत्सव में उस सरकार को चुनने जा रहे हैं जो हमारे लिए सुन रही है। और वो मानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 की जो तारीख थी वो खासी ऐतिहासिक मानी जा सकती जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये वही दिन था जब जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था। और 370 हटाने के बाद जो तस्वीर है, जो तस्वीर है वो बहुत बदली हुई है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा सकता है। 70-80 साल के बुजुर्ग अभी अपने मतदान का प्रयोग करके आए हैं, और ये वो बुजुर्ग थे जिनको कोई मतलब नहीं था आज से 30 साल पहले तक, क्योंकि वो कश्मीर से माइग्रेंट हो चुके थे। लेकिन जिस तरह की कैंपेन और जिस तरह से सरकार का अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बेयार बदली है, हवा बदली है, और लोग लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, आपसे पूछना चाहेंगे, आप घाटी पर लगातार कवरेज कर रही हैं। सेंट्रल कश्मीर की 15 सीटें हैं, इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो अलगाववाद क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलगाववाद की घटनाएं हो रही हैं। और अगर पहले के चुनावों की बात करें तो यहाँ पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। अगर इस चुनाव की बात करें तो लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग किस तरीके से बाहर निकलकर, अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित महसूस करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं?
देखिए भावना, सबसे पहले तो मैं आपका जो स्टेटमेंट है उसे ठीक करना चाहूंगी। अलगाववाद की घटनाएं यहाँ पर बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। 370 के बाद से यहाँ पर न केवल आतंकवाद पर लगाम लगी है बल्कि अलगाववाद पर भी लगाम लगी है, और यही वजह है कि इतना बड़ा जो उत्साह है और जो जिसे कह सकते हैं कि जश्न जमहूरियत, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, युवा यहाँ पर बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला वोट जो है यहाँ पर एक युवा ने किया, और वो कैंडिडेट भी है, वो चुनाव भी खानियार से लड़ रहे हैं। तो अपने आप में उत्साह जो है देखा जा सकता है। 15 सीटें हैं, अपने आप में खासी महत्वपूर्ण है। इनमें से जो श्रीनगर की 8 सीटें हैं उसमें लाल चौक नई सीट जुड़ी है, वो भी अपने आप में। लाल चौक एक ऐसा इलाका था, उसके पास मैसूमा एक ऐसा इलाका था जिसे अलगाववादियों का गढ़ कहा जाता था। लाल चौक पर खड़े होना एक चुनौती समझा जाता था, लाल चौक पर झंडे लहराने के दावे किए जाते थे, और लाल चौक पर ही तमाम जो गतिविधियां थी, जिसे राजनीतिक गतिविधि भी कह सकते हैं, इसके अलावा जो तमाम जिस तरह के अलगाववादी जो कॉल्स दिए जाते थे तो वहां से होकर निकलते थे, वहां पर अब जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, और सभी सीटों पर यहाँ की नजर है, क्योंकि कई चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। अगर हम पूरी 26 सीटों की बात करते हैं, 17 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, 26 की 26 सीटों पर पीडीपी लड़ रही है, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और 6 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो दिग्गजों की प्रतिष्ठा सही में दांव पर है। उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 2 जगह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव बारामूला से वो हार गए थे, इसलिए भी सबकी नजर है कि यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह की रणनीति इन्होंने अपनाई है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर, चाहे गांधरबल हो चाहे बड़गाम हो, कड़ी टक्कर उनको मिल रही है। त्रिकोणीय बहुकोणीय मुकाबला जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत आसान जीत किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र की जीत यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, जमहूरियत और कश्मीरियत की जीत कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिस तरह से मतदाता बाहर निकल कर आ रहे हैं। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा अपडेट के लिए अभी आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और लगातार हमें आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें ये साफ जाहिर कर रही हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद किस तरीके से लोगों में उत्साह है। लोग चाहते हैं कि विकास की बयार यहाँ और आगे बढ़े, और लगातार रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं जम्मू से, वहीं धीरज भी जुड़े हुए हैं और रमा जुड़ी हुई हैं श्रीनगर से। रमा, आप ब्रेक से जाने से पहले आप हमें हाई प्रोफाइल सीट के बारे में बता रही थी, जहां उमर अब्दुल्ला के साथ 239 उम्मीदवारों की किस्मत इस समय दांव पर लगी हुई है और कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की लिस्ट भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीय दल तो है, वो तो अहम भूमिका में है ही। निर्दलियों की जो आपने बात कही है, निर्दलीय जो है वो इस बार
कह सकते हैं कि गेम चेंजर भी यहाँ पर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम चुनावी मुकाबले से इधर भी बात करें, निर्दलियों का इतनी बड़ी संख्या में आना दिखाता है कि सिस्टम में किस तरह से विश्वास, लोकतंत्र में किस तरह से विश्वास जो है आम लोगों का यहाँ पर बना है। अगर पिछले लोकसभा चुनावों से पहले के चुनावों में यहाँ पर देखा जाए तो चाहे कैंडिडेट्स की बात हो, चाहे मतदाताओं की बात हो, बहुत ही कम उत्साह देखने को मिलता था। लेकिन जिस तरह से 370 के बाद अब 2024 का पहला लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुआ, ऐतिहासिक चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा मतदान हुआ, और अब जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 1 दशक के बाद हो रहे हैं, 370 के बाद हो रहे हैं, और जिस तरह का उत्साह हर कोने में लोगों का दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फेज में साउथ कश्मीर में था, लोग बड़ी संख्या में वहां पर निकल कर आए। डर के बिना ये चुनाव है, किसी भय के बिना चुनाव है, एक स्वतंत्र इच्छा के चुनाव है, और एक अपने भविष्य के सपने को साकार करते हुए लोगों के, क्योंकि जितने भी लोगों की हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जो पहले हमारे साथ हुआ है 70 सालों में, हम उसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक नई व्यवस्था आए जिसमें हमारा प्रतिनिधियों हमारी बात करे, हमारे जो विकास की जो राह है उसको आगे बढ़ाए। तो उसको देखते हुए, और हाँ, एक बड़ी बात परिवारवाद को लेकर यहाँ पर प्रत्याशी भी बात करते हैं, और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो भी कहते हैं कि इसका खामियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ा है। और उसी को लेकर इतनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो निर्दलीय के रूप में निकले हैं। छोटे छोटे कई दल यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं, जो पारंपरिक दल हैं उनको चुनौती देते हुए दिखते हैं। तो अपने आप में बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक चुनाव है, सबकी नजर इस पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग आ रहे हैं एक सही दृष्टि को रखते हुए, विकास को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, वो अपने आप एक बड़ी अच्छी बात यहाँ से निकल कर आती है। बिल्कुल रमा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं रियासी से। धीरज, अगर बात हम रियासी की करें तो चुनावी समीकरण यहाँ पर काफ़ी बदले हुए नजर आ रहे हैं इस बार, और जो लोग पहले ये बोलते थे कि 370 कोई नहीं हटा सकता, वो लोग भी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बदलाव हुआ है, और बदलाव एक बेहतर बदलाव हुआ है। दबी जबान में, कुछ लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जबान में जरूर इस सच को स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने सहला। लोग दबी जबान से भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये दिखाई देता है, ये जो आपका रियासी का ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, ये माता वैष्णो देवी विधानसभा का क्षेत्र है, जो कि पहली बार जो परिसीमन के बाद इसको विधानसभा का दर्जा मिला। पहले ये कटरा विधानसभा क्षेत्र में आया करती थी, और यहाँ पे जो लोगों ने हमें ये बताया, और जिस तरीके से यहाँ के श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ जानकारी दी गई कि आपने बात धारा 370 की, तो धारा 370 के दफा होने के बाद जिस तरीके से कटरा में जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उससे ये देखते हुए ये जरूर लगता है कि जिस तरीके से शांति की बहाली हुई है, और जिस तरीके से लोग भय के माहौल से मुक्त हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि यहाँ जो हमें श्राइन बोर्ड की तरफ से आंकड़े दिए गए, उसके आंकड़ों के मुताबिक एक साल में 95 लाख लोग केवल माता वैष्णो देवी के दरबार में उनकी कृपा को पाने के लिए पहुँचे हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से धारा 370 का प्रभाव न केवल कटरा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमें दिखाई दे रहा है। आपने सीटों की बात करी, तो अगर हम दूसरे चरण में जम्मू संभाग की बात कर लें तो यहाँ 11 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे चुनाव हो रहा है, जिसमें राजौरी, पुंछ और रियासी का इलाका है। और अगर रियासी की बात करें तो रियासी में 3 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे कि आज मतदान हो रहा है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो जो बलदेव राज शर्मा, जो कि पिछले 2014 में भी जो विधायक थे, एक बार फिर से उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, और अब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता उन पर कितना भरोसा जताती है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ से कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम इस चरण में जम्मू संभाग की बात करें तो नौशेरा का एक जो विधानसभा सीट है, जहाँ के आज मतदान हो रहा है, राजौरी के नौशेरा में, और जहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना चुनावी समर में हैं, तो उनकी भी प्रतिष्ठा हम कह सकते हैं कि आज दांव पर लगी हुई है। क्योंकि ये देखना होगा कि जो बीते 7 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और जो नौशेरा से वो विधायक भी रहे, तो उन पर जनता अपना कितना विश्वास दिखाती है। इसके अलावा राजौरी से विबोध गुप्ता, वो भी चुनावी समर में है, और एनसी से कांग्रेस में, एनसी से भारतीय जनता पार्टी में लौटे जुल्फिकार अली, चौधरी जुल्फिकार अली, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता माने जाते थे, वो भी राजौरी से चुनावी समर में हैं। तो ये जो चेहरे हैं, इन चेहरों पे आज के मतदान में पूरे दिन हम लोगों की जरूर नजर रहेगी, और ये हम देखेंगे कि जनता
महिलाएं भी बड़ी संख्या में लगी हुई हैं कतारों में। आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए थोड़ा सा पैन करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए किस प्रकार कश्मीर में, जम्मू में महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी दे रही हैं। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं की भागीदारी दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है और उस मजबूत लोकतंत्र में किस तरीके से महिलाओं ने अपनी भागीदारी को दिखाया है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि सुबह सुबह किस तरीके से मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं की जो लंबी लंबी कतारें, आप देखिए कितनी बड़ी लंबी कतारें हैं और ये कतारें अभी से नहीं, सुबह 7 बजे से इस मतदान केंद्र पर देखा जा रहा है कि महिलाओं ने जो इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस चुनाव में जो लोकतंत्र के महापर्व में और जम्मू के जमहूरियत में किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है और ये योगदान ये लंबी कतारों से हम देख सकते हैं। अभी ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जरूर हम कुछ महिलाओं से भी आपको बात कराएंगे, लेकिन पहले मतदान के लिए ये पहुंची है तो हम चाहते हैं कि पहले ये मतदान करें और उसके बाद कुछ लोगों से हम जरूर आपसे आपकी बात भी कराएंगे। देखिए, आप मतदान के लिए आप पहुंची हैं तो क्या आपके मन में होता है जबकि आप एक मतदाता आता है वोट देने के लिए? देखिए, ये महिलाएं कहीं ना कहीं धीरज तो ये दर्शा रहा है कि महिलाएं सुबह सुबह निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ हमारे साथ अमरेंद्र भी हैं जुड़े हुए। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अगर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो किन मुद्दों के आसपास ये चुनाव प्रचार रहा? क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा, इसके साथ अगर आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की बात करें वो तो हर चरण का एक मुद्दा है ही है। इसके अलावा रोजगार और विकास मुख्य मुद्दे कहीं ना कहीं रहे। बिल्कुल भावना, अगर सबसे पहले जो मुद्दा बना वो 5 अगस्त 2019 की जो ऐतिहासिक तारीख थी जिसमें आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर से 35 से हटाया गया, उसके बाद एक परिवर्तन और जब 10 साल बाद यानी एक दशक बाद चुनावी समर में हो सूबा तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मुद्दे हैं। वो अगर आपको पुराना मंजर याद करिए कि जब यहाँ का कश्मीर का युवा जो है चुनाव का बैकआउट करता था, 35 साल तक उन्होंने कोई चुनावी समर में भाग नहीं लिया, लेकिन जब चुनाव आए तो देखिए कि पहला फेज किस तरह से ऐतिहासिक फेज माना जा सकता है जब 61% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है भावना कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की है खासी अहम इसलिए भी मानी जा सकती है कि देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं जम्मू में, ये कोई जम्मू में आज इलेक्शन नहीं है, आज जम्मू के 3 जिलों में इलेक्शन है, लेकिन जम्मू में ये वो लोग हैं जो प्रवासी कश्मीरी हैं और 15,500 जो प्रवासी कश्मीरी है पूरे देश भर में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जम्मू की बात करें तो 14,700 से ज्यादा प्रवासी कश्मीरी बड़गांव, श्रीनगर के जो विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है वो जम्मू में बैठ के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बड़ा ऐतिहासिक इसको चुनाव आयोग का एक डिसीजन माना जा सकता है। उनको ये ऑप्शन भी था कि अगर आप चाहें तो अपने मताधिकार का प्रयोग बैलेट से कर सकते हैं। देखिए, अभी एक परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं आपको सबसे पहले इनका रिएक्शन लेता हूं। ये अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं और ये देखिए इनकी उंगली का ये निशान देखिए, ये वो परिवार है जो जम्मू कश्मीर से माइग्रेट हुआ था, घाटी से माइग्रेट हुआ था और पिछले 35 सालों से ये लोग करीब यहाँ रह रहे हैं और आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितना बड़ा पल जमहूरियत के जश्न में जब आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? बहुत खुशी हो गई है। आज 35 साल के बाद हमने भी खुशी से वोट डाला है, मगर जो वोटर कार्ड आए हैं वो प्रॉपरली नहीं आए हैं। कुछ हमारे मुद्दे कौन से थे जिस पर आपने वोट किया? कौन से मुद्दे पे? मुद्दे यही है कि मतलब कि बेरोजगारी हटनी चाहिए, रोड बनने चाहिए, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एक नागरिक के तौर पर बहुत बड़ा दिन होता है जब एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाता है और अपने लिए अपना एक प्रतिनिधि चुनने के लिए जाता है। आप तीनों संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े और वहां की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, आपसे आगे संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार
हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Let yourself flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. Maharashtra is the hit. महाराष्ट्र टूरिज्म। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय जम्मू के दौरे पर रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज जम्मू की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कठुआ, हीरानगर, अरनिया, बिश्नाह में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री कठुआ में भरत भूषण, हीरानगर में विजय शर्मा और अरनिया बिश्नाह में डॉक्टर राजीव के समर्थन में रैली करके उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज बारामूला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने की अपील भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कठुआ राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से एक है जहां 1 अक्टूबर को मतदान है। भाजपा ने कठुआ अनुसूचित सीट से इस बार डॉक्टर भरत भूषण को मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ एनसी कांग्रेस गठबंधन के अलावा बीएसपी ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कुल मिलाकर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता जा रहा है। कठुआ विधानसभा सीट पर क्या कुछ चुनावी माहौल है, आपको दिखाते हैं। कठुआ जम्मू संभाग का एक जिला है और यह उधमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भी हिस्सा है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। इस शहर में टेक्सटाइल पार्क, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा औद्योगिक और अनुसंधान पार्क, सीमेंट उद्योग और कई मध्यम स्तर का MSME भी है। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का इंसेंटिव पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पे 400% आपको रिटर्न मिलता है। 2014 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में कठुआ सीट से बीजेपी के राजीव जसरोटिया ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने यहां से डॉक्टर भारत भूषण को मैदान में उतारा है। भारत भूषण जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग में निदेशक पद से स्वैच्छिक अवकाश लेकर जनता की सेवा में उतरे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कठुआ में काफी एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। अगले 2-3 साल में ऐसा हो जाएगा कि मुझे लगता है कि जो टॉप हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं कंट्री के, उनसे भी ज़्यादा जहाँ इंडस्ट्रियल आउटपुट होगी और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें। लैंड होल्डिंग्स भी, लैंड बैंक बनाया है गवर्नमेंट ने कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउसेज आ रहे हैं और काफ़ी जो मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो भी उन्होंने भी इंडस्ट्री शो किया है कि जहाँ आने के लिए, तो नेचुरली उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने यहां से सुभाष चंद्र आजाद को मैदान में उतारा है। आजाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत का मुख्य द्वार है कठुआ। मुख्य द्वार को सजाया जाता है, लेकिन बीते सालों में कठुआ की अनदेखी हुई है। कठुआ जो है वो रियासत का एक गेट है और गेट को सजाना हर सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन जो हालत इस वक्त कठुआ की है वो मैं समझता नहीं हूँ कि विकास कहाँ गुम हो गया है, उसका वो कहाँ छिप गया है, ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते। कठुआ विधानसभा अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी तब के बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार युवा चेहरे संदीप मजोत्रा मैदान में हैं।
आज हमारे जो भागतली एरिया में, कोटपुन्नू में, घाटी में, गोविंदसर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप एक बार अपने सर्वे से चेक करवा के देख लीजिए वहाँ पे कितना जो लोकल यूथ है, जो लोकल लोग हैं, वो कितने रोजगार वहाँ पे उनको मिला है। कठुआ सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। अब देखना है किस बार कठुआ की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का लाभ सबसे अधिक कठुआ जिले को मिला है। आकलन है कि इस जिले में लगभग 4 लाख युवाओं को इस पॉलिसी से रोजगार मिला है। अब जब कठुआ में विधानसभा चुनाव है तो मुद्दा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है। अब देखना है कि यहाँ के चुनाव में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फायदा किस पार्टी को मिलता है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज, कठुआ। और अब बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जो है वो पूरे चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के भी वहां पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो पीएम आज सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के चुनावी घमासान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा के 3 क्षेत्रों में रैली करेंगे। नितिन गडकरी हरियाणा के थानेसर, लाडवा और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। और आइए अब अन्य पार्टियों की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा के रण का दंगल जीतने के लिए कांग्रेस, बसपा सहित तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अपनी उपेक्षा से नाराज चल रही कुमारी शैलजा कल से चुनावी अभियान वो शुरू कर सकती हैं। अभी तक हरियाणा चुनाव से दूरी बनाने वाले राहुल गांधी भी कल से चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज चुनावी रण में उतरेंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं 8 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए डीटी न्यूज। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। इसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह नासिक और कोल्हापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह ने मंगलवार को नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की बात कही थी। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आग्रह किया। और उद्यमियों की आशाओं और संभावनाओं का महाकुंभ यानी कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का शुभारंभ आज से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस मेगा शो का शुभारंभ करेंगे।
ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा। ट्रेड शो से प्रदेश के उद्यमियों को नई ग्लोबल पहचान मिलेगी। दुनिया भर के देश प्रदेश के क्राफ्ट, क्विजीन और कल्चर से रूबरू होंगे। 70 देशों के 350 से अधिक उद्यमियों ने इवेंट में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और प्रेरणा की मिसाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र एक राजनेता ही नहीं, वे उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। जी हाँ, पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा से परिचित कराने वाले दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को एक वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां का नाम राम प्यारी था। जब वे मात्र 2.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। 1924 में उनकी मां का भी निधन हो गया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर खुद की देखभाल के साथ साथ अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा राजस्थान के सीकर में हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ममेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। दीनदयाल उपाध्याय ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। वे जीवन भर अविवाहित रहे। कानपुर में स्नातक करने के दौरान अपने मित्र बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल उपाध्याय के नाम के साथ पंडित शब्द जुड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही वे धोती कुर्ता पहनते थे। ऐसे में एक बार जब वे एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने गए तो वहां मौजूद अन्य परीक्षार्थियों ने उनका पहनावा देखकर उन्हें पंडित जी कहकर बुलाना शुरू कर दिया और आगे चलकर उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी उन्हें आदर और प्रेम से इसी नाम से पुकारने लगे। ये अलग बात है कि उन्होंने उस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरकारी नौकरी में चुने जाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा को ही चुना। 1942 में प्रयाग से बीटी का कोर्स पूरा करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष पूरा किया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आ गए। अपनी कर्मठता से 3 वर्ष में ही 1945 में वे उत्तर प्रदेश प्रांत के सह प्रांत प्रचारक बन गए। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 सितंबर 1951 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके 1 महीने बाद 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के साथ ही पंडित दीनदयाल का जीवन 2 भागों में समर्पित हो गया, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा जनसंघ। भारतीय जनसंघ को देश की राजनीति में स्थापित करने में दीनदयाल उपाध्याय का नाम अग्रणी नेताओं में गिना जाता है। 1952 में उन्हें जनसंघ का महामंत्री नियुक्त किया गया। 1952 से 1967 तक लगातार वे जनसंघ के नीति निर्धारक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वे पार्टी की नीति, रीति, संगठन, चुनाव, आंदोलन सबका संचालन करते रहे। दिसंबर 1967 में जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन कालीकट में हुआ। इसमें दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में हमेशा से शुचिता के समर्थक रहे। जीवन भर राजनीतिक शुचिता और आदर्शवाद को साथ लेकर चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन संदिग्ध परिस्थितियों में 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन दर्शन है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया है। उन्होंने कहा है कि महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। अंत्योदय की उनकी जो अवधारणा थी वो उन्होंने विकसित की और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में उन्होंने अमूल्य भूमिका भी निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही अपने संदेश में कहा कि देश के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अविस्मरणीय रहेगा। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी अखबारों की सुर्खियां। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों में मुख्य सुर्खियां जो समाचार पत्रों में राजधानी दिल्ली से प्रकाशित की गई हैं? सुप्रभात भावना और शैला। समाचार पत्रों की हेडलाइन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वो सवाल आज मुख्य पेज पर प्रकाशित किए गए हैं जो पराली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। साथ ही ये भी कहा कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कि क्या पराली जलाना फिर क्यों शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया। आपको बता दें कि कोर्ट सलाहकार अपराजिता सिंह ने अखबारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये मामला उठाया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं। एक और खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई है जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और लिखा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की सिद्धारमैया की याचिका और साथ ही कहा कि भू आवंटन मामले की जांच की जरूरत है। यानी कि हाईकोर्ट ने ये इस मामले की जांच की जरूरत बताई है। इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। एक और खबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई है जिसे आज अखबारों ने पहले पेज पर और बाकी देश विदेश पेज पर भी प्रकाशित किया है और बताया है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए प्रयास जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बात कही इसे लेकर के आज हेडलाइन के साथ प्रकाशित है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ बात की और हालातों पर जिस तरह से चिंता जाहिर की उसको लेकर के आज खबर अखबारों में हमें देखने को मिली है। एक और खबर राष्ट्रीय सहारा अखबार ने आज पहले पेज पर प्रकाशित की है और यह है त्रिपुरा से जुड़ी हुई। दरअसल त्रिपुरा में 500 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं। केंद्र और राज्य सरकार के जो प्रयास हैं वो अब कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं भी शुरू कर स्वदेशी लोगों के संपूर्ण विकास के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी अखबार ने एक और खबर प्रकाशित की। अन्य अखबारों में भी एक खबर देखने को मिली है जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि NRI कोटा ये धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। इस तरह की हेडलाइन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि पैसा कमाने की मशीन है। पर आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने NRI कोटे में दूर के रिश्तेदारों को भी शामिल करने का फैसला किया था और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एक और खबर की बात करते हैं। यह है राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई जहां पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये खबर बताती है कि पिछले 7 दिनों में 300 मामले सामने आ चुके हैं।
आंकड़े हालांकि परेशानी भरे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं, जिसे दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित किया है और लिखा है कि कचरे से बनेंगी राज्यों की सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय लगातार इस ओर काम कर रहा है और अब सड़कों में निर्माण में ठोस अपशिष्ट के उपयोग के लिए मंत्रालय ने गाइडलाइन भी राज्यों को जारी कर दी है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ समाचार पत्रों ने स्थान दिया है। बहुत धन्यवाद संध्या, तमाम खबरों को, समाचार पत्रों की जो सुर्खियां हैं उनको हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने देश की संसद भंग कर दी है। दिसानायके ने मंगलवार को इससे संबंधित विशेष राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। देश में अब 14 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिसानायके ने कहा था कि वह संसद को तुरंत भंग कर देंगे और मिड टर्म चुनाव कराने का आदेश देंगे। इससे पहले श्रीलंका की पिछली संसद साल 2020 के अगस्त में गठित की गई थी। वहीं इस संसद को निर्धारित समय से 11 महीने पहले ही भंग कर दिया गया है। अनुराग कुमारा दिसानायके ने 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। और अहमद मोइन फारूकी कोलंबो से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद मोइन फारूकी, क्या कुछ है ताज़ा अपडेट, बताइए। पहला देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति चुनाव होने के कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जिसमें 225 सदस्य ही संसद को भंग करने का, तो इसमें ये मैं यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूंगा कि श्रीलंका का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो काफी बदल चुका है। अमूमन अगर हम देखते हैं पिछले 10, 15, 20 साल भी अगर देखें तो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी और श्रीलंका पोजुजन पेरमुना, ये 3 अहम पार्टियां रही हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले जो राष्ट्रपति चुनाव में इन तीनों पार्टी की मौजूदगी ना के बराबर है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया। जैसे हमने देखा, रानिल विक्रमसिंघा यूनाइटेड नेशनल पार्टी की जगह वो एक निर्दलीय सदस्य होके, उम्मीदवार होके उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार था भी नहीं। श्रीलंका पोजुजन पेरमुना जो पिछली बार संसद में बहुमत के साथ आई थी, करीब बहुमत तक आई थी, 108 सदस्य थे उनके, तो उसका भी परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही खस्ता रहा। मैं ये भी यहाँ पर कह दूं कि पिछली बार गोटाबया राजपक्षा के नेतृत्व में श्रीलंका पोजुजन पेरमुना ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और इस बार जो परिदृश्य जो बदल गया है, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि नेशनल पीपल्स पावर का परफॉर्मेंस अगर राष्ट्रपति चुनाव देखें काफी अच्छा रहा। 2022 के आर्थिक संकट के बाद नेशनल पीपल्स पावर एक उमड़ता हुआ एक दल बनके उभरा है, सामने आया है। और ये उम्मीद है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, पिछली बार जो उन्होंने सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी संसदीय इलेक्शन में, इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि अगर वो बहुमत नहीं तो कम से कम बहुमत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच पाएंगे। शहला जी अहमद, तो 14 नवंबर को अब संसदीय चुनाव होने हैं, तो देखना होगा कि किस तरफ श्रीलंका की जनता जनादेश के तौर पर सरकार चुनकर भेजती है। फिलहाल अहमद, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुनिया भर की अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन अंदाज होगा फटाफट। इजराइल द्वारा बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घातक हवाई हमले जारी। हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम कोवैसी की मौत, वहीं कई स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल। लेबनान पर भीषण हमलों के बाद इजराइल पर हमले रोकने का बन रहा है दबाव। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को यथासंभव छोटा करने का किया जा रहा है प्रयास, लेकिन इसमें अभी लगेगा समय। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया भर की बढ़ाई चिंता। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में संघर्ष को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव पारित होने की है उम्मीद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को शांति के लिए किया जाना चाहिए मजबूर।
श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के निर्देश की संसद की भंग। दिसानायके ने मंगलवार को इससे संबंधित विशेष राजपत्र अधिसूचना पर किए हस्ताक्षर। श्रीलंका में अब 14 नवंबर को होंगे मध्यावधि चुनाव। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब देख लेते हैं खबरें कारोबार जगत से। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.1% की दर से बढ़ने के अनुमान हैं। अपने नए एशिया प्रशांत दृष्टिकोण में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने देश के विकास के पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5% पर अपरिवर्तित रखा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में 6.6% की विकास दर का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कीमत स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की मदद के लिए केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति के साथ साथ सूझबूझ के साथ नियमन और निगरानी जैसे उपायों को भी अपनाना चाहिए। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ने जो रुख अपनाया है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। नीति निर्माता पिछले कुछ साल में देश की अर्थव्यवस्था को कई झटकों से बचाने में सक्षम रहे हैं और इससे मजबूत होकर उभरने में भी मदद की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 23 से 26 सितंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पीयूष गोयल ने सिडनी में रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि बने। इस सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1100 रियल एस्टेट डेवलपर्स एकत्रित हुए। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने रियल एस्टेट उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों की भलाई के लिए और भी अधिक प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया। साथ साथ उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में रियल एस्टेट क्षेत्र के योगदान की भी सराहना की। साथ ही पीयूष गोयल ने न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर एमपी क्रिस मिन्स से न्यू साउथ वेल्स की संसद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते व्यापार और सामुदायिक संबंधों पर भी चर्चा हुई। और नया सवेरा में अब बात मौसम की। आईएमडी ने आज के लिए कोंकण और गोवा नया सवेरा में समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको छूट जाते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यात्रा की खूबसूरत झलकियों के साथ। तो आइए प्रकृति से जुड़ें और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर आपको याद रहें। तो आप इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नया सवेरा के